उपस्थित श्रोतागण और राजकमल प्रकाशन समूह और विनीत सर का शुक्रिया। वेटिंग फॉर गोदो का एक संवाद है, प्रसंग उसका कोई और है लेकिन अभी के हालात में सटीक है। एस्त्रगा कहता है, डीडी हम हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं जिससे हमारे होने का भ्रम बना रहे। व्लादिमीर जवाब देता है, हाँ हाँ हम जादूगर हैं। कोरोना समय में रंगकर्मियों ने यह साबित किया कि वो जादूगर है, जबकि हम दृश्य के विस्फोट के युग में रह रहे हैं। दृश्य हम तक बिना किसी बाधा के पहुंचता है, बस एक टच की दूरी है, लेकिन रंगमंच तक आपको पहुंचना पड़ता है। इसमें श्रम है। दिलचस्प यह है कि और श्रम कोई करना नहीं चाहता। इस क्रम में समाज रंगमंच से दूर चला जाता रहता है, लेकिन दिलचस्प यह है कि समाज रंगमंच से जितना दूर चला गया है, वह रंगमंच की बुनियादी वृत्ति अभिनय के उतना ही नजदीक आते जा रहा है। अपने को दर्ज करने और प्रसारित करने की टेक्नोलॉजी ने लोगों को यह अवसर दिया है कि अपनी उस वृत्ति को पोषित करें जिसका वो दमन करते आए हैं। अभिनय की यह वृत्ति अवसर पाते ही विजुअल्स के रूप में हमारे सामने है। एक ऐप बंद हो गया, लेकिन उसकी जगह कई माध्यम आ चुके हैं और हजारों की संख्या में इन्फ्लुएंसर वे अभिनय ही तो कर रहे हैं। कोई भी अपने को 15 सेकंड की रील्स में एक्सप्रेस कर सकता है। यह सामान्य ट्रेंड नहीं है। यह दर्ज करता है कि अभिनय और मनुष्य का कितना गहरा रिश्ता है, जिससे समाज के अनेक दबाव के कारण वह स्थगित करता आया है। रंगमंच के लिए यह चुनौती है कि वह अब कैसी दृश्य भाषा और अनुभव प्रस्तुत करेगा जिससे विजुअल्स के इन दर्शकों को अपनी तरफ खींच सकेगा। दूसरी तरफ रंगमंच यह भी कर सकता है कि वह इन अभिनेताओं को कुछ टेक्निक, कुछ डिवाइस दे दे और कुछ चेतना भी, ताकि वह इन 15 सेकंड में सार्थक रंगानुभूति रच सकें। अब सवाल, विषय हमारा लोकतंत्र भी है, तो लोकतंत्र की कोई अगर जैविक कला हो सकती है तो वह रंगमंच है, जहाँ पे देखने वाले और करने वाले एक साथ बैठे होते हैं और आपस में संवाद कर सकते हैं। रंगमंच में संवाद की प्रमुखता है और संघर्ष की। सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए विविध दृष्टियों का उपयोग किया जाता है। विविध दृष्टिकोणों, सहमति असहमति के बीच राजनीतिक फैसला निर्मित करना ही लोकतंत्र का भी उद्देश्य है। दोनों ऐसी जगह है जहां आप विरोधी से संवाद करते हैं और फिर सत्य को नागरिकों और दर्शकों को चुनने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यह उम्मीद है और दर्शक भी इस प्रक्रिया का अहम घटक है। लोकतंत्र में रंगमंच में नागरिकों और दर्शकों की सहानुभूति अर्जित करने की भी कोशिश की जाती है और संवेदनशील बनाने की। आंद्रे बाजीन कहते हैं कि नाटक दर्शकों को उत्तेजित करता है और सोचने को मजबूर करता है। बेहतर लोकतंत्र को भी एक सोचने वाले नागरिक की जरूरत होती है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र को सोचने वाला नागरिक चाहिए? आज लोकतंत्र का दृश्य नाटकीयता और दृश्यात्मकता से भरा हुआ है। नागरिक ऐसे दृश्यों का हिस्सा बन चुके हैं जिसके रचे जाने में इस तरह की राजनीति है कि दर्शक और नागरिक अपनी एजेंसी खोकर दृश्य के पुनरुत्पादक में बदल जाता है और दृश्य को संभव करने में अपना योगदान भी देता है। चाहे वो ताली थाली के दृश्य हो या भीड़ द्वारा हत्या के दृश्य या ऐप्स के जरिए नीलामी के दृश्य, दृश्य ही तो हैं। अधिकांश समय हम इस दृश्य के निष्क्रिय उपभोक्ता होते हैं और कभी कभी निरीह हिस्से भी। अपने ही पैसे के लिए प्रतीक्षा में कतारबद्ध, रेल की पटरियों पर बिखरे हुए शरीर के टुकड़े, हजारों किलोमीटर से अपने घरों की ओर पैदल लौटते, माथे पर झोरे बोरे रखकर चलते हुए बच्चे, भव्य और विराट दृश्य प्रस्तुत करता हमारा समय इवेंट बहुल समय है, जिसमें एक खास तरह की परफॉर्मेटिविटी है जिसको डिजाइन किया जा रहा है। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट। रंगमंचीय भाषा में कह सकते हैं कि स्पेस और टाइम को एक्शन से भर दिया गया है, जिसमें उसी तरह का तनाव, द्वंद्व और आनंद है जैसा कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में। और रियलिटी का यह परफॉर्मेंस वास्तविक समय में घटित होता रहता है। दर्शकों के लिए कुछ ऐसे क्षण उपस्थित होते हैं जिसमें उनको लगता है कि दृश्य को नियंत्रित कर सकने की एजेंसी उनके पास आ सकती है, या उन्हें उम्मीद होती है कि कभी वह अभिनेता की भूमिका में भी होगा। लेकिन लोकतंत्र की जटिलताओं के कारण आम दर्शकों को मंच पर आने का मौका कम मिलता है, और मिलता भी है तो आख्यान को नियंत्रित कर सकने का सूत्र उनके पास नहीं होता या नहीं मिलता। लोकतांत्रिक राजनीति की प्रदर्शनात्मकता, परफॉर्मेटिविटी, सोचने को नियंत्रित करना चाहती है। वह यथार्थ को घटना बहुलता से भरकर उसको रोचक बनाकर आस्वाद के लिए पेश करती है। यथार्थ को कल्पना की तरह सजीवता से बरता जाने लगता है और दर्शक अपने यथार्थ से दूर होते चले जाते हैं, और इस हद तक कि अक्सर अपने विरोधी आख्यान को चुन लेते हैं और उसकी निरंतरता बनाए रखने में भी उनकी सहमति होती है। लोकतंत्र की सत्ता पर काबिज विचारधारा इस परफॉर्मेटिविटी के जरिए अपने आख्यान में लोगों को शामिल करती रहती है, और जो नहीं शामिल होते उसको गैर की तरह चिन्हित भी करती रहती है।
रूसी निर्देशक मेयरहोल्ड महसूस करते थे कि रंगमंच को वर्तमान की समस्याओं पर गौर करते हुए भविष्य के लिए नई कल्पना को प्रेरित करना चाहिए, जो अपने अंतिम मकसद के रूप में एक नए इंसान के निर्माण और जरूरतों का ध्यान में रखे। लोकतांत्रिक राजनीति से भी यही उम्मीद की गई थी, लेकिन इसकी वर्तमान परफॉर्मेटिविटी में न तो सुखद मानवीय भविष्य की कल्पना दिखती है और ना ही सचेत नागरिक तैयार करने का कोई उपक्रम, और ऐसे नागरिक तो उसे चाहिए ही नहीं जो उसके आख्यान पर सवाल करें। आलाबादियों कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में बड़ी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है और सार्वजनिक स्मृति से इनको गायब कर दिया जाता है। ऐसे में रंगमंच ही लोकतंत्र में वो माध्यम हो सकता है जो इस बड़ी आबादी के असल सरोकार को सार्वजनिक स्मृति में वापस कर सकता है। रंगमंच में ही क्षमता है कि वह समाज को बुनियादी मूल्यों की तरफ वापस ले जाए, क्योंकि ये लाइव होता है, हमारे जैसे दर्शक, हमारे जैसे लोग अभिनीत करते रहते हैं। रंगमंच संवाद और सहज मानवीय संबंध को विकसित कर सकता है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मंच का रंगमंच यथार्थ के रंगमंच के सत्ता केंद्रित आख्यान से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में प्रेक्षक की परिकल्पना की है, जो अपने कल्पनाशील मस्तिष्क से यानी सचेत होकर ही आस्वाद ले सकता है। सक्रिय चेतना से ही वह दृश्य के आनंद यानी रचना के सच तक पहुंचता है। रंगमंच बुनियादी रूप से सत्ता से सच कहने की कला है। अब ऐसी कला को लोकतंत्र क्यों चाहिए? लोकतंत्र को ऐसी कला क्यों चाहिए? इसलिए सत्ता का दबाव हमेशा रंगमंच पर रहता है। विडंबना यह है कि रंगमंच को सत्ता का संरक्षण भी चाहिए। जन पक्षधर रंगमंच का सत्ता संरक्षण करेगी नहीं तो वह सरवाइव कैसे करेगा? इसके लिए उसे अब समाज से अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करना होगा। आधुनिक रंगमंच से पहले समाज ने लोक रंगमंच को व्यापक संरक्षण दिया था। रंगमंच के सामने सवाल यह है कि वह समाज से समर्थन कैसे हासिल करेगा, व्यावसायिक रूप से भी, क्योंकि अब राज्य अपने पैसों से आपको अपने विरुद्ध बात करने की इजाजत नहीं देने वाला। प्रेक्षागृहों पर, अनुदानों पर, महोत्सवों पर सत्ता का सीधा नियंत्रण है। यह सब आज रंगकर्मियों के लिए बंद हो चुका है या ये घट चुके हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों के खराब स्वास्थ्य का सीधा असर रंगमंच पर पड़ा है। सत्ता के विचारधारा के तले रंगकर्मियों को लाने की वैसी ही कोशिश चल रही है जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दल करते हैं। रंगकर्मी भी अपनी अथॉरिटी भूलकर समर्पण करने लगे हैं। भविष्य का सवाल यह है कि रंगमंच में साहस कितना बचा रहेगा। रंगमंच के सामने चुनौती यह भी है कि मूल्यबोध के साथ रंगकर्म करने वाले रंगकर्मी कैसे तैयार होंगे। इब्राहिम अलकाजी का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने अपने प्रशिक्षण से भारत में ऐसे रंगकर्मियों को तैयार किया जिन्होंने अपने समय की तीखी आलोचना प्रस्तुत की। इसमें यह भी है कि रंगमंच के भीतर की सत्ता से भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि दो तरह की सत्ताएं रंगमंच को अनुकूलित करने की कवायद करती रहती हैं। पहली सत्ता की बात हम कर चुके हैं, जो राजनीतिक सत्ता है, जो अपने परियोजना के अनुकूल रंगमंच को प्रचार के तंत्र में बदल देना चाहती है। आप उसके विचार और परियोजना को आगे बढ़ाएंगे तो वह आपको संरक्षण देगी, संस्थानों में प्रवेश मिलेगा और आप प्रतिष्ठित होंगे, और नहीं करेंगे तो इस सबसे बाहर चले जाएंगे। दूसरी तरफ है सौंदर्य शास्त्र की सत्ता, जिसमें रंगमंच को एक आनंददायक प्रक्रिया की जगह बौद्धिक कवायद में बदलने पर जोर होता है, क्योंकि हायरार्की में बुद्धि ऊपर है, श्रम नीचे। अभिजात मध्य वर्ग जो अपने सौंदर्य शास्त्रीय पैमाने पर रंगमंच को प्रोत्साहन देता रहता है और इस क्रम में उस सौंदर्य शास्त्र के आस्वाद से बाहर रहने वाले जन और रंगकर्म को बहिष्कृत करता रहता है। इसी कारण लोक नाट्य के बड़े रंगकर्मी आधुनिक रंगमंच के इतिहास से बाहर रहे, क्योंकि उनके मंच का सौंदर्य शास्त्र अभिजात मध्य वर्ग के लिए अबूझ था। जब किसी मध्य वर्ग के व्यक्ति ने उन्हीं तत्वों को आधुनिक तत्वों के साथ मिलाकर प्रस्तुत कर दिया, तब वह ग्राह्य और प्रशंसनीय हो गई, या वो व्यक्ति केंद्र में आ गया। भिखारी ठाकुर और नाचा का उदाहरण हमारे सामने है। इस समय का बेहतर रंगमंच इन दोनों ही सत्ताओं के प्रतिकार के बीच अपना रास्ता खोजना होगा, इस समझ के साथ कि रंगमंच पांचवा वेद है जिसे सब देख सकते हैं। उसमें सब की पीड़ा और आनंद सहज भाषा के करीब रहकर व्यक्त होगी, तभी वह व्यापक होगा। भविष्य का रंगमंच इस प्रतिकार की भाषा और सौंदर्य शास्त्र को विकसित कर सकेगा। रंगमंच का वर्तमान सुखद संभावनाओं का भी है। संभावना उस रंगकर्म में है जिसकी चिंता अपने को बड़े पैमाने पर दर्शकों तक ले जाने से अधिक रंगकर्म की प्रक्रिया का आनंद लेने और मनुष्य होने के अनुभव का अभ्यास करने का है। संभावना उस रंगकर्म में है जो वर्चस्व और अन्यीकरण, अदराइजेशन जिसको कहते हैं, अन्यीकरण की प्रक्रिया की पहचान कर सरल और सहज रंग भाषा के जरिए दर्शकों को उसकी पहचान कराता भी है। यह कितना दिलचस्प है कि समय की सबसे चर्चित नाट्य प्रस्तुति के केंद्र में एक कवि है जिसकी कविताओं से समाज शक्ति ग्रहण करता है
और सत्ता असहज होती है और एक दिन वह कवि गायब हो जाता है। यह अनायास नहीं है कि एक उपन्यासकार जब अपने समय को उपन्यास में कहने की कोशिश करता है तो वह नाटक मंडली को कथा के केंद्र में रखता है। तमाम प्रलोभनों और दबाव के बीच रंगमंच हमेशा ऐसा रास्ता निकालने में कामयाब रहा है जब वह दिए गए सत्य से सवाल पूछकर उसकी तह में जाता है और मानवीय अनुभवों का विस्तार करता है, हमारी विकृतियों को हमारे सामने रख देता है। हम ऐसे समय में हैं जब इतिहास से अधिक जरूरी कपोल कल्पना हो गई है। विवेक पर मति भ्रम भारी है और झूठ को ही सच की तरह पेश किया जा रहा है। गौर कीजिए कि कल्पना, भ्रम और अविश्वास रंगमंच के डिवाइसेज हैं, ये रंगमंच की युक्तियां हैं। लोकतंत्र में इन सब को बढ़ावा इसलिए है कि मनुष्य अपने यथार्थ से अलग हो जाए। भविष्य के रंगमंच के सामने सवाल है कि वह अपने इन युक्तियों को कैसे पुनर्आविष्कृत करेगा, जिसमें दर्शकों को प्रेक्षक बनाते हुए समाज को बताया जा सके कि वह झूठ से नहीं सच से चलेगा, तानाशाही से नहीं लोकतंत्र से चलेगा, गैर बनाने की प्रक्रिया से नहीं बल्कि सही मायनों में वसुधैव कुटुंबकम से चलेगा। आप सबों ने ध्यान से मुझे सुना और राजकमल समूह ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, बेहद आभार। थैंक यू।